गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन में टिकट्स की खरीदो फरोख्त के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी के अपने अंदर अब फूट पड़ गई है और इल्जाम तराशियां भी शुरू हो गई हैं। इलेक्शन में बस एक हफ्ता बचा है। क्या इमरान खान इन शिकायत का अजाला करने में कामयाब हो जाएंगे या इसका नतीजा किसी भारी नुकसान की सूरत में निकल सकता है? हमारा दूसरा टॉपिक होगा मुस्लिम लीग नून से जुड़ी दो डेवलपमेंट्स का। एक तो ये कि हमजा शहबाज को जमानत मिल गई है और दूसरा ये कि नायब ने मरियम नवाज को तलब कर लिया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मंजरनामे पर आगे क्या होने जा रहा है और आखिर में बात होगी मार नहीं प्यार की। नाज़रीन, इन्हीं तमाम तर मामला पर बात करने के लिए हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ हैं, अतर काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुबशिर बुखारी भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। सेनेट इलेक्शन बिल पीटीआई को बड़ी मुश्किल का सामना है। अगर इसकी मंजर कशी की जाए तो पिक्चर कुछ ऐसी है कि टिकट्स की तकसीम पर हर सूबे से आवाजें बुलंद होने का सिलसिला जारी है। वजीर आजम ने पेशावर का दौरा किया मगर खैबर पख्तूनख्वा के अराकीन नाराज हैं। सिंध से लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अब्दो को टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया है। बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर यार मोहम्मद रिंद ने भी सूबे को नजरअंदाज करने की शिकायत की है। हमारा सवाल यह है कि क्या सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ सकता है? ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उस पर तो ये तवक्को, ये एक्सपेक्टेशन की ये कहा जा सकता है कि पीटीआई को नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह चीजें आगे चलती जाती हैं और कुछ और चीजें वाजिया होंगी तो उसमें लगता है कि ये इमरान खान साहब चूँकि अभी आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे और फिर वो बलूचिस्तान के लोगों को भी उन्होंने बुलाया था, तो कुछ कहते हैं ना, कुछ नेगोशिएशन के जरिए, कोई बातचीत के जरिए मसले का कोई हल तलाश करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह लोगों की रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ अफराद को टिकट देने पे, क्योंकि पीटीआई कोई ऐसी पार्टी तो नहीं थी जो कि कोई एक ग्रास रूट लेवल से लोगों ने उसके अंदर शुरू किया हो और शुरू से उसके किसी आइडियोलॉजी से वर्क कर रहे हों। यहाँ तो मेजॉरिटी लोगों की है जिससे पहले किसी और पार्टी में थे और अब वो पीटीआई में उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनमें से जो लोग तो इलेक्ट हो गए, एमएनए एमपी बन गए, उनकी तो एक अपनी स्टैंडिंग है। लेकिन जो लोग उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सके उन्हें कोई ना कोई तो से चाहिए और उसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो सेनेट का टिकट मिले और सेनेटर बने। और उसमें एक और भी चीज़ होती है जो जिसको आप कहते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, आपस की जो चपकलिश होती है वो भी सामने आ रही है। वो ज़रूरी नहीं कि पार्टी ही चपकलिश हो, वो आपस की चपकलिश जो होती है, जो टिकट की डिवीजन्स के ऊपर होती है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी रिजर्वेशन आ रही है। तो साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इस किस्म की चीज़ें हुकूमती पार्टी की जानिब से आए तो वो उनके लिए नुकसानदेह भी होती है और तकलीफदेह भी होती है। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि ये चीज़ें जिस तरह उभर के सामने आ रही हैं उसमें इस पार्टी किसी न किसी तरीके से, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात ऐसी कही है जिसको नज़र में रखना ज़रूरी होगा कि उन्होंने कहा था कि जो जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से उनकी सीटों की डिवीज़न होनी चाहिए। तो अगर उसके अंदर कोई चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब ये है जो हम शुरू से कहते आए और पीटीआई भी कहती है और लोग भी कहते आते हैं कि सेनेट के टिकटों में जो है वो सेल परचेज होती है और पैसा चलता है, तो फिर ये तो चीज़ के ऊपर मोहर लग जाएगी ना कि वाकई पैसा चला है। क्योंकि एक इख्तलाफ एक जगह है, लेकिन उस इख्तलाफ के बाद अगर वो सेटल ना हो और अगर आप उस पार्टी के मेंबर हैं और आप वही जो एक डिफेक्शन क्लॉज के जरिए जो गवर्न करती है उसकी आप पाबंद हैं, तो फिर तो नतीजा जो उसी हिसाब से होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं तो उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो ये अब बाद दफ़ा आप कहते हैं कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी है कि जी देखिए किस तरह इस चीज़ को वो ओवरकम करते हैं और किस तरह जो है वो चीज़ें जो है फाइनल शेप में और फाइनल जो कैंडिडेट्स है वो किस तरह आपस में जब सामने आते हैं तो क्या मंजर कशी होती है। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, एक हफ्ता रह गया है सेनेट इलेक्शन में। लियाकत जतोई साहब के तरफ से भी पार्टी में तकसीम सामने आ रही है, दूसरी जानिब लियाकत खटक साहब को भी देखें, यानी 2 सूबों में सिंध में और केपी में पीटीआई तकसीम नजर आती है। क्या असरात होंगे इसके सेनेट इलेक्शन पर? 2 का नाम लिया आपने, मैं सिंध भी कहूँगा, सिंध में खास बड़ी तकसीम है और इन आपके लियाकत जतोई साहब के बारे में हमने सैफुल्लाह के बारे में जो कुछ कहा
कि 35 करोड़ रुपए का टिकट मिला है उनको, तो वो तो हाफ रेट पे मिला। प्राइम मिनिस्टर 50-60 करोड़ का भाव चल रहा है, तो हाफ रेट पे मिल गया कंसेशन पे। अब वो केस कर रहे हैं। फिर हलीम आदिल शेख के मसले पर सिंध में खास इख्तलाफात हैं। फिर फैसल वावडा को टिकट देने के मसले पर बहुत इख्तलाफात हैं। और पीपल्स पीटीआई सिंध में और पीटीआई कराची वाले इस बात पे नाराज खुश नहीं है। वोट दें शायद ना दें, ये मसला अलग है। तो दूसरी बात ये कि जो आइन में लिखा वोट है, यानी एक मेंबर 11 अफराद को तरजीहात के मुताबिक वोट देते हैं और 2-8 कहता है कि ये सेक्रेट बैलेट होगा। तो इसमें कोई बेबाव नहीं है, ना इसमें कोई ऐसा मसला है। अगर इसकी को मोम की नाक बनाया जाए तो शायद नजरिया जरूरत के तहत कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। बहुत क्लियर है। आज जो जस्टिस सबिउद्दीन के बेटे ने और कल रजा रब्बानी ने वो दलाइल दिए, बड़े क्लियर दलाइल हैं वो। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि हर हुक्मरान पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं। हर हुक्मरान पार्टी जब टिकट उनका अंदाजा नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत इख्तलाफात है। बुखारी साहब बताएंगे आपको कि वहाँ सूरत हाल क्या है। कि पीछे में आपको अंदाजा हो गया क्या है। कुछ लोग वाकई काम मसरूफ थे, कुछ लोग वाकई काम में मसरूफ नहीं थे कि प्राइम मिनिस्टर पास भी पहुँच पाए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये मुझे लगता है कि नुकसान थोड़ा बहुत पहुँचेगा पीटीआई को अगर दानिश से अकल से काम नहीं लिया। बल्कि प्राइम मिनिस्टर जी है जिन्होंने कभी किसी से मुलाकात नहीं की और अब वो वक्त आया तो मुलाकातों पर वो तुल गए, सबसे मिल रहे हैं और उस शख्स से मिल रहे हैं जिससे वो आदमी नहीं मिलाते थे। तो सियासत है, सियासत चलने दें। लेकिन कल शायद फैसला गालिबन आ जाए सुप्रीम कोर्ट का तो क्या होना। ठीक है, यानी कल तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है जो अंदरूनी इख्तलाफ है पार्टी का? जी, मेरे ख्याल में नुकसान पड़ सकता है। अब कितना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नुकसान का बहरहाल इम्कान मौजूद है। और इसकी 2-3 वजह है ना। अगर हम बारी बारी सूबों को देखें तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की अपनी कारकर्दगी जो है, एक तो वही सबसे बड़ी वजह है कि जो इसके खिलाफ जा रही है। और दूसरा, अभी जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, अगर हम पंजाब से बात शुरू करें तो पंजाब में इनको बुरी तरह से शिकस्त हुई। एक तो वज़ीराबाद में, और मोहतरमा तलत महमूद जो है वो इलेक्शन जीत गई। दूसरा, डस्का में जिस तरह से इन्होंने मिसमैनेज किया चीज़ों को, जिस तरह से बक्से गायब किए गए, वोटों के थैले गायब किए गए, इस सब से पीटीआई पर कोई अच्छा, उसकी अपनी शोहरत अच्छी नहीं हुई, इस पर बुरा असर पड़ा है। और फिर पंजाब के अंदर भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो चौधरी बरादरान हैं, गो के वो चौधरी बरादरान मैदान में आ गए हैं और उन्होंने दावा किया है कि जी हम मतलूबा नंबर पूरे कर लेंगे, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात इनके चल रहे हैं। सिंध पर अभी बात की गई, सिंध में भी इख्तलाफात हैं। लियाकत जतोई साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गए और उन्होंने जब इतना बड़ा दावा किया है तो वो उसके ज़रूर वो उसके यानी शाहिद रहे होंगे और उनको चीज़ों का पता होगा, वरना वो पुराने सियासतदान हैं, वो इस तरह का बयान नहीं देते। और उसके अलावा सिंध में एक और इख्तलाफात की वजह यह भी है कि सिंध को मजमूई तौर पर इन्होंने नज़रअंदाज किया है। यानी पीटीआई को जब वहाँ पर नशिस्तें दिलवाई गई थी 18 के इलेक्शन में, फैसल वावडा को जितवाया गया था, आमिर लियाकत जैसों को जितवाया गया। जब ये सारे जितवाए गए तो तवक्का थी कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन देखा यह गया कि ये मजमूई तौर पर कुछ भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपसी इख्तलाफात इनके बढ़े हैं। फैसल वावडा को टिकट देने का भी वजह यही है। असल में इनको ज़रूरत है एटीएम्स की। पहले वो जो एक नई इस्तेलाह आई है एटीएम की, पहले वो जहांगीर तरीन साहब होते थे, इसके अलावा अब और 2-4 नए एटीएम ढूंढने की ज़रूरत है। तो वो ये एटीएम ढूंढ रहे थे खान साहब, और उनको मिल भी गए, जिस पर ज़ाहिर एतराज़ किया गया। और लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो केपी से है। केपी में अभी जब ये खान साहब गए थे, हालांकि खान साहब का ये स्टाइल नहीं है, जैसे चुगताई साहब ने भी कहा कि वो जाएँ मुलाकात करें, ये तो अपने में गुम रहते हैं। तो जब इनको जाना पड़ा तो ये इत्तलात हैं, और ये दुरुस्त मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि इनकी मीटिंग में 12 से 14 MNA शरीक नहीं हुए और 6 MPS शरीक नहीं हुए। यानी उस मीटिंग में कहा तो ये गया कि उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन मसरूफियात 1-2 की हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर नौशहरा में हमने देखा कि जो खटक बरादरान है, परवेज़ खटक और लियाकत खटक साहब, वो इनसे नाराज़ रहे। यानी पहले जो इलेक्शन हुए थे 2018 के, उसमें परवेज़ खटक साहब ने निशानदही कर दी थी कि कौन लोग थे जिन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ा था, क्योंकि जो कुंभा जोड़ा गया था पीटीआई के लिए, भानुमती का कुंभा, वो जाहिर है वो कुंभा भी बिकाऊ माल था, उनको जहाँ से पैसे मिले उसकी वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो उन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली, और जब परवेज़ खटक साहब ने उनकी निशानदेही की तो कोई 20 के करीब लोगों को निकाला गया था।
तो अब वो इख्तलाफात मजीद जो है वो खुलकर सामने आ गए, जिसका नतीजा ये निकला कि नौशहरा में ये इलेक्शन हार गए, जो कि इनका एक सिक्योर सीट समझी जाती थी। तो वहाँ भी इनके आपस के इख्तलाफात केपी में बहुत ज़्यादा हैं। जो आतिफ खान ग्रुप है वो भी सरगर्म है, इसीलिए आतिफ को दोबारा लाया गया, शहराम को निकाला गया था, उनको दोबारा लाया गया। तो ये बहुत वाज़ेह केपी के अंदर जो है वो रसाकशी चल रही है। और आखिर में जो बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान में ये पिशीन की सीट हार चुके हैं, वो भी इनके ऊपर एक बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, फिर इनके अपने, अभी आपने खुद कहा कि यार मोहम्मद रिन साहब और उनका है कि उनके बेटे जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि अगर इनको मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की गई, मतलूबा सहूलत से मेरी मुराद यही है कि वो मतलूबा सहूलत जो इनको 2018 के इलेक्शन में फराहम की गई थी, ये फ़ोन पे कहा जाता ना कि आपको मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की गई है, तो अगर इस दफ़ा भी ये कह दिया गया कि जी मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की जा रही, जैसे शायद पंजाब में फराहम नहीं की गई, ज़िमनी इंतखाबात जो हुए उसमें भी उनको मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीटीआई हार गई। अच्छा, वो मतलूबा सहूलत सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में फराहम की गई थी तो जीत गए। तो अब अगर वो मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की गई तो इनका नुकसान होगा, इनके मुखालिफ नुकसान होगा, लेकिन उसका हजम क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन नुकसान इनको होगा। ठीक है बुखारी साहब, परवेज खटक साहब की बात हो रही है, उनकी तो वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते थे कि अगर मैं चाहूं तो एक दिन भी हुकूमत ना चले तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद वो प्रूफ भी हुआ नौशहरा के इलेक्शन में। ऑल्दो उन्होंने उस बयान की वजाहत भी की, लेकिन सूरत हाल हमारे सामने है। क्या इसके बाद इमरान खान को रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए पार्टी में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। रीस्ट्रक्चरिंग बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN, फॉर दैट रीज़न हम JUI को भी शामिल कर लेते हैं, या ANP, ये बाकायदा एक एवोल्यूशन के तहत ये पार्टीज़ बनी हैं। इनमें बहुत सारे लोग वो मौजूद हैं जिन्होंने मतलब पहले दिन से इस पार्टी में कदम रखा और आज तक उनके साथ हैं। और नासिर भाई ने इख्तिलाफात की जो तारीख़ थोड़ी सी बयान की और थोड़ा सा उन्होंने मुझ पे छोड़ा, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में ही आपसे कहा था कि जब पिछले सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो आसिफ जरदारी साहब कराची के एक बहुत बड़े सेठ को टिकट देना चाह रहे थे, बिलावल ने स्टैंड लिया, नासिर भाई के इल्म में ये बात होगी, और नतीजा क्या निकला, एक इंतहाई शरीफ आदमी आजिज़ धामरा जिनके पास ना कोई पैसे ना कुछ, उनको टिकट मिल गया। और इसी तरह ही हमें पंजाब में मिलती हैं परवेज़ रशीद की सूरत में मिसालें, माजी में उन्हें भी टिकट मिलते रहे और उन जैसे कई अफराद को भी। PTI का अलमिया क्या है? PTI एक ऐसी वैन है जिसमें मुख्तलिफ स्टॉप्स के मुसाफिर जो हैं वो सवार हैं और कुछ सवार कराए गए, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो हर मुसाफिर को अपनी मंजिल पे उतर जाना होता है, और कुछ मुसाफिर ऐसे हैं जो वैसे ही फ़न राइड के लिए शामिल होते हैं और मौका मिलता है तो वो जो भी स्टॉप उन्हें नज़र आता है मुनासिब है वहाँ पे उतर जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी PTI का मामला ये है, इनके जो नज़रियाती वर्कर थे, शुक्र है एक दो को टिकट्स दिए खान साहब ने, वो भी जब अंदर से मैसिव किस्म की रेजिस्टेंस आई जिसके नतीजे में वो अब मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब देखिए, पहले अपने एलाइज के साथ मुलाकातें नहीं करते थे, अब तकरीबन 2 मुलाकातें तो वो कर चुके हैं काफ लीग के साथ। उसके बाद जैसा साहब ने बताया, नाजिर भाई ने बताया कि पेशावर तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी MNAs MPAs नहीं आए। फिर वफदा के मामले पे जो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना है, इसका मतलब है कि पार्टी में अभी डिसिप्लिन की कमी है, यानी पार्टी पे कंट्रोल भी खान साहब का वैसा नहीं है जैसा दूसरी पार्टीज़ के लीडर्स का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान के जो 4 से 6 बिग विग्स जिन्हें हम कहते हैं वो छोड़ के गए हैं, शायद फजलुर रहमान साहब की पार्टी पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी से कई स्प्लिंटर ग्रुप्स निकले, जैसे फ़ारूक लगारी साहब, और जैसे बहुत, ये अलग बात है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो एक प्लानिंग से वाइप किया गया है पीपल्स पार्टी को, लेकिन अभी भी सिंध में गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, और वो जो डिफेक्शंस हैं, जो स्प्लिंटर्स बने थे 2002 में बने थे, यानी पार्टी ने अभी अपनी इनफरादियत
बरकरार रखी है। पीटीआई के साथ ये मामला मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। और उसमें एक बात आज भी मैं ये कहता हूँ कि आप पीटीआई से इमरान खान साहब को माइनस कर दें, उसके बाद शायद पार्टी भी एग्जिस्ट ना करे। इसलिए जो आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल है। इसको एक नज़रियाती पार्टी बनाएं जिसकी असास बड़ी मजबूत हो, अदरवाइज़ ये पार्टी कल को फेड अवे हो जाएगी। ठीक है। अतल काज़मी साहब, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी बुखारी साहब ने, फन राइड के लिए कुछ लोग पार्टी में आते हैं, तो ये जो फन राइड वाले लोग हैं ये ऑब्वियसली पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन लोगों के लिए क्या करना होगा इमरान खान साहब को, और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है मामलात में? देखिए, यहाँ पे दो इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि टिकट किस तरह दिए गए, और दूसरा इशू ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात को हम किस तरह जज करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जमहूरियत को देखते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के तनाजुर में। ये वो जमातें हैं जहां पे 50-50 साल से जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वो दो खानदानों के बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। वो जिस मर्जी को टिकट दे दें, वो जिस मर्जी को कुछ कह दें, वो कहते हैं ठीक है जी हम भी इसी को वोट दे देंगे। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की बरअक्स जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसके अंदर इख्तलाफात होते हैं, और जमहूरी पार्टियों में दुनिया भर में इख्तलाफात होते हैं। आप बरतानिया में देख लें, जब यहाँ पे टिकट्स मिल रहे होते हैं एमपीज को, या आप अमेरिका में सदारती उम्मीदवार को ही देख लें, आधी रिपब्लिकन पार्टी सदर ट्रंप के खिलाफ थी। तो पार्टीज के अंदर, ये जमहूरी पार्टीज के अंदर इख्तलाफात होते हैं। हाँ, जो खानदानी लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वहां पे इख्तलाफात नहीं होते। जहां तक टिकटों का मामला है, टिकटों के मामले में यकीनन पीटीआई के अंदर कुछ मसाइल, और खुसूसन सिंध के अंदर, अगर आप सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत देख लें तो आपको 50-50 साल के टीनएजर्स नजर आएंगे, इंतहाई सियासी तौर पे नाबालिग किस्म की वहां पे इनकी लीडरशिप है। जितने वोट्स इनको पिछले इंतखाबात में पड़े थे उससे बहुत कम वोट इनको पड़े हैं इस दफा ज़िमनी इंतखाबात में। और जिन लोगों की वजह से वो हालत हुई, अब उन्हीं लोगों को आप सेनेट में भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सिंध के अंदर जो क़यादत है वो इंतहाई मायूस कुन उसकी कारकर्दगी है, चाहे वो गवर्नर हाउस में हो या पार्लियामेंट में हो या सेनेट में हो, जिधर भी हो, उन सब की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, और जिसकी वजह से तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह अगेन मैंने आपको कहा, 50-50 साल के टीनएजर्स आपको लगते हैं, ना उनमें आपको सियासी बलूगत नजर आती है, ना कोई उनके अंदर सियासी, आप जिसे कह सकते हैं कोई तहम्मुल मजाजी, तो उसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। लेकिन जहां तक इख्तलाफात का ताल्लुक है, हमें यह समझना चाहिए कि ये जमहूरी जमातें, और यही तो जमहूरियत का हुस्न है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। अगर इख्तलाफात हैं तो होने चाहिए। ठीक है, यानी आपकी नज़र में जो इख्तलाफ राय है वो जमहूरियत का हुस्न है, और जमहूरी पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं। हमारे तमाम तजियाकारों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है, वापस आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे मुस्लिम लीग नून से जुड़ी दो डेवलपमेंट से मुतालिक। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने अराजी केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। हमजा शहबाज को 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब आज ही कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को जाती उम्रा अराजी केस में तलब कर लिया है। हम अपने पैनल के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि सियासी महाज पर आगे क्या होना जा रहा है। नासिर चुगताई साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। आप पिछले सेगमेंट में कुछ कहना चाह रहे थे, तहरीके इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की बात हो रही थी। जी, मैं सर कुछ रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता था। जी जी। कहा गया कि ना तजुर्बेकार लोग हैं पीटीआई के अंदर, नौजवान लोग हैं, और किसी लीडर के औलाद जो है उसके पीछे हाथ बांधे खड़े नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उस लीडर के बच्चे अगर पाकिस्तान में होंगे तो शायद हाथ बांधे लोग पीछे खड़े रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक तजर्बे की है, तो यार ये मुझे बताइएगा कि परवेज़ खट्टक, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, फिरदौस आशिक अमान, लियाकत जतोई, सरदार रिंद बलोच, ये लोग क्या 25-25 साल के लोग हैं, 30-30 साल के लोग हैं। ये तो 8-8 हुकूमतें देख चुके हैं। तो फिरदौस आशिक अमान साहब के, फवाद चौधरी साहब, कितने लाभ लूँ मैं आपको कि कितने लोग ऐसे हैं जो बरगे 12 दीदा हैं, पुराने मगरमच्छ हैं। और जब फिर जमहूरी पार्टी एक मुअम्मा है ये, जिस पार्टी ने अपने 2 इंतखाबात अकलदम करार दे दिए, और उन इंतखाबात की रिपोर्ट में जस्टिस वजीउद्दीन जैसा काबिल आदमी, उसने लिखा था पहले इंतखाबात में जहाँ पैसा लगाया गया है
उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। फिर दूसरी रिपोर्ट आई बड़े दूसरे अहम शख्स की, उनको भी रिपोर्ट फर्स्ट करके ख़त्म कर पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये तो जमहूरियत है इस पार्टी की। तो कोई पार्टी जमहूरी नहीं भाईजान, ना ठंडा दिल रखे बिल्कुल। तीनों पार्टी चारों पार्टी पांचों पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, 11 के 11। दूसरी बात जहाँ तक हमजा का है, मुस्लिम लीग में डेमोक्रेसी नहीं है, सीधी सीधी बात है। वो हॉल में खड़े हो कहते हैं मंजूर है, कहते हैं मंजूर है। हमजा शरीफ और मरियम, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ानदानी रकाबतें होंगी यहाँ पर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अगर आपस में लड़ेंगे तो अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। और इसका अंदाज़ा नवाज शरीफ को भी है और दूसरे लोगों को भी है। इसलिए बार बार नवाज शरीफ बीच में आते हैं और बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है। मुझे ये पता है कि कुछ दिनों पहले बिलावल और मरियम टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, लेकिन जो ताल्लुकात थे, जो एजेंडा था, उस पर अमल हुआ। और अब अली मिर्ज़ा गिलानी साहब ने दर्द सर पैदा कर दिया है। हारे जीते वो एक अलग बात है, लेकिन लोग घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, लोगों की हालत बुरी है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग में कोई इख्तलाफ इतना बड़ा होगा कि इसके 3 टुकड़े और हो जाएं, कोई शीन निकल जाए, कोई मीम निकल जाए, कोई नून निकल जाए। ऐसा नहीं होगा, ये नून ही रहेगा। ठीक है, नून लीग में मजीद धड़े नहीं बनेंगे, आपका ये कहना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होंगी नून लीग के हवाले से आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट होने जा रही हैं और हुई भी हैं। ये जो दो आपने हवाले दिए हमजा के केस का, इनको एक जिस केस में 2019 से गिरफ्तार रखा गया था, बिलाखिर जब वो हाई कोर्ट में पहुंचा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की है, जो कि एक पॉजिटिव कदम है। इसका मतलब ये है कि ये जो केसेस जिस तरह से बनाए जाते हैं, ये लोग और खुलकर या एक्सपोज होकर सामने आते हैं कि इनकी बुनियादें कुछ नहीं होती हैं, बस इनका काम ये होता है कि पकड़ लो, जेल में डाल दो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि लंबे से लंबे अरसे तक उनको जेल में रखा जाए। अच्छा, जो मरियम का केस है उस पर भी अगर आप नज़र डालें तो वो केस है क्या अराजी का, उसकी तफसील पढ़ें आप। तफसील उनसे जो मांगी गई है, उनसे रसीदें मांगी गई हैं कि जो अराजी खरीदी गई उसकी रसीदें पेश कर दें। फिर कहा गया है कि जो अच्छा अराजी खरीदी गई उसकी रसीद कहाँ है, फिर रसीद अगर है तो वो जो पैसे दिए गए हैं वो पैसे कहाँ से आए थे, और उसके बाद क्या हुआ है। यानी इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं कि जो कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों से इस तरह की बात आमतौर पर नहीं सवाल पूछे जाते। और ये एक केस की बात नहीं है, जो बेशुमार दर्जनों के हिसाब से ये केस बनाए गए हैं, जो ज़्यादातर अपोजिशन के लोगों के खिलाफ बनाए गए हैं। खुर्शीद शाह जेल में हैं, शहबाज शरीफ को जेल में रखा हुआ है अरसे से, शर्जील मेमन को जेल में रखा हुआ है, और कितने नाम लिए जाएँ। आसिम हुसैन साहब थे, उनके खिलाफ बनाया गया केस के जी पता नहीं कितना 465 अरब रुपए के करप्शन का केस बनाया गया। वो कहाँ गया केस, कुछ नहीं पता लगा उसका। तो इस किस्म की हरकतें करने से क्या होता है कि ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, जो आपका असल सवाल है कि आगे क्या पॉलिटिक्स, देखें 2-3 चीज़ों पे मुनहसिर है ये बात। एक तो ये कि जो कोर्ट में, अभी चुगताई साहब ने भी कहा कि जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो रज़ा रज़बानी साहब ने दिए, और ख़ासतौर पे जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, जो अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने सिकंदर सुल्तान साहब ने जो बातें कही हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। और उन्होंने कहा है कि जी जो आइन है इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, और आइन के अलावा किसी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, हमें आइन को फॉलो करना चाहिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव अमल है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव इस बात से कतई नज़र के सेनेट के इलेक्शन के नतीजे क्या निकलते हैं, जो एक अच्छी डेवलपमेंट इस दौरान में हुई है कि जो अवाम, जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सियासी शऊर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो मैं इसका मुस्बत पहलू यही देख रहा हूँ कि जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं उससे अवाम के शऊर में इजाफा हो रहा है, जिससे आगे सियासी अमल को तक़वियत मिलेगी। अच्छा, फिर पीडीएम का किरदार भी बेहतर हुआ है। बेहतर किस तरह से हुआ है? एक तो इनके आपस के इख्तलाफात कम होने की एक वाज़ेह मिसाल इस चीज़ की है कि नौशहरा में इन्होंने मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सबक सीखा है गिलगित बल्तिस्तान से। जब जीबी में इलेक्शन हुए थे, अगर ये जीबी में पीडीएम मुश्तरका कैंडिडेट खड़ी करती है और मुश्तरका तौर पर ये इलेक्शन लड़ते, देखें इन्होंने इंडिविजुअली बड़े बड़े जलसे किए थे, बिलावल ने बड़े जलसे किए, मरियम ने बड़े जलसे किए, मगर अलग अलग किए। अगर उस वक्त इनकी समझ में आ जाता कि पीडीएम को मिलकर लड़ना है तो शायद ये गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते। और दूसरी जो डेवलपमेंट हम ये देख रहे हैं, वही जो मैंने अभी पहले भी बात की कि जो ज़िमनी इंतखाबात में पैदर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, उससे भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि आवाम जो है वो मज़ीद इनसे दिख आ चुके हैं और वो तब्दीली अब जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी मुसलसल बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, जो वादे इन्होंने सारे किए उन वादों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ,
तो आगे मैं पीडीएम को ज्यादा मुस्तहकम होता हुआ देख रहा हूं। हो सकता है कि पीटीआई जो है वो सेनेट में नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाए, और होगा भी यही, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे अमल से अच्छे नताइज निकलेंगे, लोगों का शऊर बढ़ेगा और लोग हालात पीडीएम के फेवर में जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, नून लीग तो सवालों जवाब का जो सिलसिला है इसको आर्म ट्विस्टिंग कहती है, आपके ख्याल में क्या होगा आगे? देखिए, जहां तक तो हमजा की बात की आपने, अभी उनको जमानत मिली है, केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, अच्छी बात है। हाई कोर्ट ने कुछ चीजें कंसिडर की, जमानत दी, तो ये एक कानून के हिसाब से इस चीज की आप तारीफ कर सकते हैं कि जी ठीक है, जिस तरह प्रोसीजर चल रहा है वो चलेगा, और एक कानून के तहत प्रोसीजर चल रहा है। जो उन पर इल्जाम आयद किए हैं, जमानत का मतलब नहीं कि वो केसेस खत्म हो चुके हैं, वो आगे जाके लड़ेंगे केसेस और देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। अब जहां तक आपने बात की अपना अराजी की, तो ये कोई शक नहीं है कि करप्शन से अराजी हासिल की गई। हमें चीजों को मुलम्मा लगा के पेश नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट लैंड थी, गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया गया, गवर्नमेंट लैंड पे उसके फिर आपको याद है एलडीए में आग लगी थी, जब वहाँ चीमा और अपना वहाँ पे मौजूद थे, उस तमाम के तमाम रिकॉर्ड पे चलाया गया कुछ लैंड जो है। और मैं जाती तौर पर इस बात को गवाह हूँ किस तरह लोगों के आर्म ट्विस्ट करके उनसे लैंड छीनी गई थी। तो हमें इस चीज को जो सही चीज है ना, उसको सही चीज के तौर पे तस्वर करना चाहिए कि ये करप्शन से, हाई हैंडेडनेस से, मैन हैंडलिंग से ये जमीन पे कब्जा किया गया था। और उसके बाद जमीन पे कब्जा करके मतलब इतनी हाई हैंडेडनेस है इस मुल्क में, किसकी बात करें कि छोटे को क्या होगा कि उस तमाम की तमाम इलाके को ग्रीन लैंड में डिक्लेयर कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर एक जगह पे प्लॉट खरीदूं तो मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और उसके अंदर जो 180 एकड़ जो 1440 के नाल इनके नाम ट्रांसफर की गई, इनका क्या सोर्स ऑफ इनकम था? ये तो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरा तो घर भी कोई नहीं था। तो ये करप्ट फैमिली है, दे आर एब्सोल्युटली करप्ट पीपल, और इन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को तबाह बर्बाद किया है नवाज शरीफ की फैमिली ने। अब आप जमहूरियत में जो बात कर रहे हैं वो तो इलेक्शन के हवाले से है ना, पीडीएम, लेकिन इनको इस चीज से मुबर्रा ना करें कि दे आर एब्सोल्युटली लायर्स एंड करप्ट पीपल। जितने ये एटीएम की अभी बात की ना नाजिर साहब ने, एटीएम आप मुझे याद, थोड़ा सा पीछे जाइए, खोकर बरादरान का इंटरव्यू निकाल के देखिए, उसने कहा मैं रोजाना 1 लाख रुपए जाती उम्रा भेजता हूँ। तो वो किसका एटीएम है? एक साहब है वो पेप्सी के मालिक है फैसलाबाद से, वो कहते हैं जी मैं इनके किचन का खर्चा चलाता हूँ। और उसके साथ साथ अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट आई है जो आजाद कश्मीर के पुराने प्रेसिडेंट सिकंदर याद रखा जी, मैंने मर्सिडीज गाड़ी अपनी ऑथराइजेशन से मुझे मिली थी क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर था, ये मेरी वो गाड़ी जो नवाज शरीफ ने खरीदी थी। और अगर हम बैठू के इस किस्म के बेताशा केसेस आपको सामने पे कि ये करप्ट फैमिली है यार। अब मुझे बताइए जो यहाँ पे बैरियर टाउन में जो महल बना आसिफ जरदारी का, वो किसने बना के दिया? तो आपको वो एटीएम क्यों नहीं याद आते जो बाकी पार्टियों के एटीएम है? आप एक चीज को अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर एक चीज एक शख्स के लिए गलत है तो सारे चीजों के लिए गलत है। तो आप एक पार्टी को तो एटीएम का लफ्ज कर देते, बाकी को आपकी आंखें जो है छुप जाती है इसलिए कि यू वांट टू सपोर्ट देम। अतर आपकी जाने पाओगे जी। अच्छा, जिस तरह आपने जमानत का जिक्र किया हमजा साहब की, नून लीग की खुशकिस्मती ये है कि अदालत में वो बेशक कोई केस हार जाएं, लेकिन मीडिया के ऊपर उनके वकील इतने तगड़े हैं कि मीडिया के ऊपर वो हमेशा सरखरू होते हैं और हर मुकदमा वो मीडिया के ऊपर जीतते हैं। तो इसका तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि नून लीग के मीडिया के ऊपर जो वकील हैं उनकी कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर कुन है। जहां तक ये ताल्लुक है कि अब इससे आगे सियासत पे क्या असर पड़ेगा, देखिए सियासत जिस तरह इनकी पहले चलती आई थी अभी भी वैसे ही होगी। जिस तरीके से पहले ये सब कुछ कर रहे थे उसी तरह आगे लेके चलेंगे। और अब तक जो पीडीएम की सियासत है और जिस नहज पे पहुंची है वो मरियम नवाज साहिबा की सियासत है, उसको समझने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। आप डस्का की मिसाल ले लें, आप वजीराबाद की मिसाल ले लें, ये वो हल्के थे जहां पे नून लीग बगैर किसी तगदो के हमेशा ये सीटें जीतती थी। इस दफा वहां पे पीपल्स पार्टी को तो वैसे वोट नहीं पड़ा, पीटीआई के वोट में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है और नून लीग को वहां पे लाले पड़ गए। ये इनकी सेफ सीट्स थी। तो उसको अगर हम इस तरीके से पेश करेंगे कि जैसे कोई नून लीग की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त है, पीडीएम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त है, नहीं जी, यहां पे तो उन्होंने अच्छी भली अपनी सेफ सीटों को खतरे में डाल दिया। खतरे में क्यों डाला? इसलिए कि ये उनकी जो नाबालिग सियासत है मरियम बीबी की, जिस तरीके से उन्होंने कहा हम आर कर देंगे, पार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिर में हुआ क्या? कुछ भी नहीं कर सके। ना इन्होंने इस्तीफे दिए, किसी एक भी अपने बयान पे वो कायम नहीं रह सके। तो जिस तरीके से इनकी सियासत चल रही है,
मीडिया पे ये अपना मुकदमा जीतते रहेंगे। मीडिया पे इनके वकील बड़े तगड़े हैं और अदालतों में इनको सबूत भी पेश करने पड़ते हैं, इनको मंतक भी देनी पड़ती है, इनको मनी ट्रेल भी देनी पड़ती है, तो वहां पे इनको मसाइल होते हैं। बाकी मीडिया पे तो ये मुकदमा जीत चुके हैं और सरखरू हो चुके हैं। ठीक है बुखारी साहब, इतनी मजेदार गुफ्तगू हुई, मैं तो उसका लुत्फ उठा रहा था। आपने सवाल मेरी हीट अप हो गई कन्वर्सेशन थोड़ी सी। हाँ, बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा इसको जंबल अप हो गया है मामला के सवाल आपका कुछ था, जवाबात उसके कुछ आ रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात यह है, ये जो हमज़ा की ज़मानत हुई है, मुझे ये बाज़गश्त जो है मुझे 2001-2002 याद आ रहा है। लाहौर में एक पुलिस स्टेशन है, सर्वर रोड पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हम मिलने जाया करते थे और वहाँ पे मखदूम फैसल सालेह हयात, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मियां मंजूर अहमद वट्टू, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर अनवर सैफुल्लाह और हजरात वहाँ पे कैद थे और वो महीनों कैद रहे नैब कस्टडी में। उनका केस हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं था। फैसल सालेह हयात साहब का केस हाई कोर्ट ने सुना और बहुत एतजाज़ साहब ने वो केस लड़ा था, मैं वहाँ जाता रहा और बड़ी तगो-दो के बाद वो कन्विंस करने को कामयाब हो गए एतजाज़ साहब फुल बेंच को कि जनाब ये सुन तो लें कम अज़ कम। यानी वो इतने खौफज़दा थे, वो केस को ही हाथ नहीं डाल रहे थे। फिर उस केस में एतजाज़ साहब ने बताया जनाब ये एक लोन का मामला है फैसल सालेह हयात की तरफ से, जिसका इतने % वो पे कर चुके हैं। उसके बाद बैंक से उनकी डील हो गई है कि वो किस्तों में पे करेंगे, उसके बावजूद उन्हें इतना अरसा जो है वो कैद रखा गया। खैर बात आई गई होगी, फैसल साहब ज़मानत पे बाहर आ गए, वो केस ख़त्म हो गया। कुछ अरसे बाद 2002 के इलेक्शंस हो गए और एक दिन हमने देखा कि जब काफ लीग जो उस वक्त की PTI आप कह लें इसी तरह ही बनी थी, उसके मतलूबा उनके कैंडिडेट मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली थे। जब मतलूबा तादाद पूरी नहीं हुई तो अचानक फैसल सालेह हयात साहब खड़े होते हैं, उनके पीछे 18 बंदे खड़े होते हैं और वो डिफेक्ट कर जाते हैं अपनी पार्टी को और जाके जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं। उस पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट रखा जाता है। 6 मिनिस्ट्रीज मिलती हैं उन्हें। तो ये मैं आपको निज़ाम अदल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको नैब की कारकर्दगी की बात बता रहा हूँ कि नैब वाकई में आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होता है। और मेरा ख्याल है कि मरियम को जो कॉल किया गया है वो एग्रेसिव हुई हैं इस वक्त, और मेरा ख्याल है उन्हें टोन डाउन करने के लिए उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग होगी और टोन डाउन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो टोन डाउन नहीं होंगी। दूसरी बात, हम मीडिया के, चूँकि अतर भाई ने बात की, यहाँ पे कोई भी किसी का वकील नहीं बैठा। आप मेरा रिकॉर्ड उठा लें, नासिर भाई बैठे हैं। जो भी हुकूमत वक्त होगी, मीडिया का काम है उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, उसकी और मीडिया पर ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी, गलत बातों को। और ये मीडिया का काम है, अगर ये मीडिया ये काम नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। वी आर वॉच डॉग्स और हमें विसल ब्लोअर का काम करना है, इसमें किसी की साइड लेने वाली कोई बात नहीं। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और उसके बाद वापस आकर बात करेंगी कौमी असेंबली में पेश किए जाने वाले एक अहम बिल से मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असेंबली में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की मुमानियत का बिल मंजूर कर लिया गया है। तालीमी इदारों और काम करने की जगह पर जिस्मानी तशद्दुद की मुमानियत होगी। बिल में कहा गया है कि बच्चों पर तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फारिग करने की इंतहाई सजा भी दी जा सकती है। हम अपने पैनल के सामने सवाल ये रख रहे हैं कि क्या इस पर अमल दरामद भी हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आप कभी किसी सरकारी स्कूल में गए हों तो सामने लिखा होता है मार नहीं प्यार, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं हर क्लासरूम में टेबल के नीचे एक डंडा आपको नजर आता है बच्चों के लिए। तो क्या अब अमल होगा इस पर? अमल करना ही सबसे बड़ा मसला या चैलेंज है। बिल ये बहुत अच्छा है और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये पेश किया है नून लीग की एक मेंबर महनाज अकबर अजीज़ ने। काश के ये PTI ने पेश किया होता तो कम से कम 2.5 साल में किसी चीज़ का तो हम इनको क्रेडिट दे पाते। वो नून लीग की महनाज अकबर अजीज़ ने पेश किया जो कि मंजूर कर लिया गया। अब अमल उस पर करने के लिए सज़ा जो है वो ज़रा हमें देनी पड़ेगी और इसका दायरा यह याद रहे कि ये सिर्फ अभी इसका दायरा कार जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक है। इसको पूरे मुल्क तक फैलाने की ज़रूरत है। दूसरे सूबों की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको इसको रेप्लिकेट करके अपने अपने सूबों में इसको मंजूर करना चाहिए और इस पर पूरी तरह से निफाज इसका तमाम सूबों को रेप्लिकेट करना चाहिए। नासिर बेगचुगताई साहब, इस्लामाबाद के लिए नहीं,
पूरे पाकिस्तान तमाम सूबाई असम्बलियाँ इसको अडॉप्ट करें, लॉ बनाएं इसको बाकायदा और बिल की शक्ल दें इसको इम्प्लीमेंट करें। कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका मैं आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत से देहात हैं, बहुत से कस्बात हैं, शहरों में भी लोग छुपा लेते हैं। पंजाब में ज्यादा मसला ये है कि वहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए। कराची में मसला नहीं है। कराची में लोग आते हैं 2 घंटे काम किए चले गए, दूसरे घर में काम किया, तीसरे घर में काम किया, ये सूरत हाल होती है। और आमतौर से बच्चे कराची में नहीं होते, खवातीन होती हैं। तो लेकिन ये कि सब कुछ पर अमल करना चाहिए और जब तक बच्चों को आप महफूज नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान महफूज नहीं होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। अब बिल बहुत अच्छा है और इसमें लेकिन एक चीज देखनी चाहिए कि सरकारी स्कूल तो बहुत कम है, जैसे आपने कहा, ये इसका ज्यादा इतलाक होना चाहिए मदरसों पे, क्योंकि जो बच्चों के साथ जो तशद्दुद किया जाता है बहुत बुरी तरीके से, उसकी बहुत दफा बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, वो उन मदरसों में किया जाता है जहाँ पे बच्चों को वालिदैन जो है वो 2-2 साल के लिए और 3-3 साल के लिए छोड़ जाते हैं कुछ तालीमात हासिल करने के लिए। तो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे उधर, ताकि ये जो इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया जाता है उसको रोका जाए, उसकी इनह्यूमन बिहेवियर को रोकने के लिए ये जरूरी होगा। सरकता कलामी के लिए पेश की माजरत चाहूंगी, बहुत वक्त की किल्लत है। बुखारी साहब 1 लाइनर प्लीज। जी 1 लाइनर यही है कि लॉ बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज मदारिस हैं, चूँकि मदारिस में जो बच्चों पे कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है उसको भी वालिदैन जो है बायसे बरकत लेते हैं। तो कम अज़ कम ये चीज़ जो है वहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है अतर साहब। जी बहुत अच्छा बिल है, नून लीग की मेंबर ने पेश किया और पीटीआई ने सियासी वसत नजरी का मुजाहरा किया और कहा कि अगर मुखालिफ ने भी अच्छी चीज सामने रखी है तो उसके ऊपर उन्होंने उसकी हिमायत की, तो क्रेडिट जाता है सबको। और इसके ऊपर अमल दरामद जरूरी है और पूरे मुआशरे में इस हवाले से अमल दरामद निहायत जरूरी है। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शुरका ने इस मामले पर भी अपनी राय का इजहार कर दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।